जैसे नहीं, अगर बफर प्लस लूप होता है तो बाइस्टेबल बनता है, बफर प्लस इन्वर्टर रहता है तो अस्टेबल बनता है। अपना इसमें अगर देखें तो ए से ए बार होगा, ए बार से फिर ए होगा, फिर ए बार होगा, फिर ए बार ही रहेगा और फिर ए और फिर ए बार। तो मतलब ये इन्वर्टर है, मतलब लूप प्लस इन्वर्टर मतलब अस्टेबल है ये। तो अपन को पता है कि अस्टेबल में टी ऑन इक्वल टू टी ऑफ इक्वल टू टी डी होता है, मतलब टी ऑन और टी ऑफ दोनों टाइम डिले के बराबर होते हैं। और जो टाइम डिले होता है और फिर जो टोटल टाइम होता है वो होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो टी डी प्लस टी डी मिलकर 2 TD हो गया। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड तो 1/2 TD। बफर सिर्फ डिले ऐड करेगा, नेचर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। जो ये वाला बफर है T4 वाला, तो वो सिर्फ टाइम डिले तो ऐड करेगा लेकिन नेचर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। टाइम शिफ्ट एंड फेज शिफ्ट कैन नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव फॉर्म। जैसे अगर टाइम शिफ्ट या फेज शिफ्ट होता है तो वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड नहीं चेंज कर सकते वेव फॉर्म का। जो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही अपन कुछ भी कर दें। अगर टाइम शिफ्ट हो गया या फिर फेज शिफ्ट हो गया, उससे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अपन को पता है कि लूप में इन्वर्जन इज इक्वल टू अस्टेबल मल्टीप्लाई पीरियड और टाइम पीरियड अस्टेबल मल्टीप्लाई होता है 2 TD होता है। डिले सिर्फ लूप के गेट्स का, ठीक है, डिले सिर्फ लूप के गेट्स का आएगा। अगर लूप के गेट्स के बाहर कोई गेट्स होते हैं तो उसको नहीं मानेंगे। अस्टेबल होगा तभी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी देखेंगे, बायस्टेबल में कोई टाइम पीरियड कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। बायस्टेबल में कोई टाइम पीरियड कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता और सिर्फ अस्टेबल जो होता है उसमें अपन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। टाइम पीरियड होता है टाइम T1 इक्वल टू 2 TD और फ्रीक्वेंसी होता है F इक्वल टू 1/2 TD। जैसे ये देखा अपन ने, तो इसमें ये बीच में बफर लगा है तो ये लूप प्लस बफर इक्वल टू बायस्टेबल है। तो बायस्टेबल में तो कोई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आना ही नहीं है और बाहर वाले को अपन देखते नहीं हैं। फिर अ डिजिटल सर्किट इज डिजाइन यूजिंग नॉट गेट्स फिर डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज़ 1/3 म्यू सेकेंड। सर्किट इज़ गिवन बिलो, 1/3 म्यू सेकेंड का डिले है, अपन को सर्किट दिया है। तो ये 1 2 3 मतलब इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन है, बाहर वाले को नहीं गिनते, सिर्फ लूप प्लस नॉट इक्वल टू अस्टेबल। तो ये अस्टेबल है और टाइम पीरियड इसका होगा 2 TD। तो TD पहले निकालेंगे, TD होता है टाइम डिले। टाइम डिले तीनों गेट्स का मिलजुला के डिले आएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 1/3 1 आएगा। तो टाइम 1 आएगा तो टाइम पीरियड 2 म्यू आएगा, मतलब म्यू यूनिट है इसलिए। और एफ उसका रेसिप्रोकल आएगा। अब नेचर ऑफ वेव फॉर्म एंड इफ़ अस्टेबल एफ इन किलो हर्ट्ज। हाँ, तो नेचर ऑफ वेव फॉर्म आएगा और अगर अस्टेबल है तो फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी लूप के बाहर वाले के सेम रहेंगे लेकिन वेव फॉर्म अलग होगा। जो लूप के बाहर वाला है ना, जैसे ये बी वाला है जो ऊपर पे ये वाला बी, तो इसके लिए जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो लूप के बाहर वाले हैं उनके सेम रहेंगे। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्योंकि अस्टेबल मल्टीप्लाई के बाहर वाला है तो वो भी अस्टेबल रहेगा, मतलब उसके टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगे लेकिन वेव फॉर्म अलग रहेगा। और हाँ, वेव फॉर्म अलग रहेगा और टाइम डिले और इन्वर्जन भी आएगा। अब क्या बोला है कि ए दिया है एक उसके अंदर एक नॉट गेट दिया है, बाहर जो भी दिया है उनको बोला है कि डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज़ 3 म्यू सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव फॉर्म आउटपुट वाई विल बी, तो जो अपन जो टाइम पीरियड टाइम डिले जो देखेंगे वो लूप के अंदर का टाइम डिले देखेंगे, बाहर से अपन को कोई मतलब नहीं है। तो अंदर पे टाइम डिले जो आ रहा है वो 3 म्यू सेकेंड आ रहा है। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा टी ऑन प्लस टी ऑफ, मतलब 3 + 3 यानी कि 6। तो फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल होगी 1/6 × 10⁻⁻6, ऊपर जाके इतनी बन गई। तो वाई भी अस्टेबल और सेम फ्रीक्वेंसी, वाई भी होगा अस्टेबल ही और सेम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ही होगा लेकिन वेव फॉर्म अलग होगा, उसका टाइम डिले काउंट नहीं करेंगे। फिर ये लूप प्लस नॉट इक्वल टू अस्टेबल है, ऑल आउटपुट्स y1 y2 y स्क्वायर वेव फॉर्म ऑफ सेम टाइम पीरियड। तीनों की इसकी तीनों की स्क्वायर वेव फॉर्म होगी सेम टाइम पीरियड की, ठीक है। लेकिन वेव फॉर्म्स एट आउटपुट्स बस उनमें फेज डिफरेंस होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेव फॉर्म्स अलग होंगे क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस आएगा, लेकिन वेव फॉर्म्स के आउटपुट्स पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये अपना बायोप्रेस का कंसेप्ट खत्म हो गया, एंड गेट आ गया। एंड गेट अपन को पता है कि कैसे कैसे होता है, उसकी SOP और POS टर्म्स लिखेंगे। SOP लिखते हैं जिधर पे 0 आता है और पाई लिखते हैं जहाँ पे 1 आता है। तो उल्टा क्यों लिखा है इनने? SOP लिखते हैं जहाँ पे 0 आता है, POS लिखते हैं। SOP तो 0 पे लिखते हैं, नहीं SOP 1 पे लिखते हैं, POS 0 पे लिखते हैं। SOP टर्म्स में वो आती है जो जिस पे 1 होता है, SOP उस पे आती है जिसमें 1 होता है।
और POS में 0 आता है। हाँ ठीक है, तो ये देखा तो इस तीनों पे 0 है तो वो इधर अपनी पाई में आ गई और ये SOP वाली 1 इधर आ गई। कम्यूटेटिव लॉ एंड इज कम्यूटेटिव इक्विवेलेंट A into B equal to B in पोजिशन ऑफ वेरिएबल्स इररिलेवेंट, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ मल्टी इनपुट एंड मिनिमम 3 ऑपरेशन, 3 के लिए प्रूफ तो बच्ची पे भी करेगा। हाँ ऑब्वियसली एसोसिएटिव लॉ मतलब कि 2-2 करके अगर करेंगे तो सेम आएगा। मान लो ABC करना है तो A into B करेंगे और फिर उसका C से करेंगे तो जो आउटपुट आना चाहिए वही आएगा। तो वेरिएबल को एसोसिएट करके रिजल्ट सेम आए, ऑपरेशन सेम लेना है। 1 IC इनपुट एंड 4 ही चाहिए। मल्टी इनपुट एंड ऑपरेशन कैन बी जनरेटेड यूजिंग 2 इनपुट एंड गेट्स। मल्टी इनपुट एंड ऑपरेशन कैन बी जनरेटेड यूजिंग 2 इनपुट एंड गेट्स। एसोसिएटिव लॉ का मतलब ही ये होता है कि मल्टी इनपुट एंड ऑपरेशन कैन बी जनरेटेड यूजिंग 2 इनपुट एंड गेट्स। A into B equal to 0, यहाँ पे मैंने कंट्रोल। अब उनको पता करना है कि इनेबल और डिसेबल इनपुट क्या होता है। जैसे अपन ने A और B एंड गेट में दिए, अब अपने पास कंट्रोल की एक लाइन होती है, इसमें अपन 2 दे सकते हैं, या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। अगर अपन एंड गेट में 0 देंगे तो A इंटू B इंटू 0 करके ये 0 ही आएगा। तो इनपुट चेंज से आउटपुट चेंज, अगर अपन ने इनपुट चेंज करा तो और अगर आउटपुट चेंज होता है उससे, और मतलब आउटपुट डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, तो इनेबल है। अगर इनपुट चेंज से आउटपुट चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो डिसेबल है। जैसे अब क्या हो गया, AB तो 0 डिसेबल है। क्योंकि डिसेबल कर दिया, आंसर 0 ही आएगा, कुछ हो जाए आंसर 0 ही आएगा। इनपुट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो वो डिसेबल हो गया, मतलब इनपुट को डिसेबल कर दिया उसने। अब जैसे देखें कंट्रोल इक्वल टू 1 डालेंगे तो वो A इंटू B आएगा। कंट्रोल इक्वल टू 1 डालेंगे तो A इंटू B इंटू 1 करके AB आएगा, ठीक है। AB आएगा तो जब AB की वैल्यू चेंज, यहाँ पे इनपुट भी चेंज करेंगे आउटपुट पे भी चेंज होगी, मतलब 1 कंट्रोल इक्वल टू 1 उसको इनेबल कर देगा। 1 इनेबल इनपुट फॉर एंड गेट, परमानेंटली 1 या 0 किसी पे भी फिक्स और डिसेबल ही होगा। वन इनेबल इनपुट फॉर एंड गेट, एक बार 0 लगा लो, एक बार 1। इंडिपेंडेंट डिसेबल, डिपेंडेंट इनेबल ऑफ इनपुट्स फॉर एंड गेट। डिसेबल इनपुट इक्वल टू 0, इनेबल इनपुट इक्वल टू 1। हाँ अब सिर्फ ये नहीं है कि मान लो जब अपन ने यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे A इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया। अगर यहाँ पे A इंटू बी इक्वल टू 1 भी अगर आता, मतलब दूसरे किसी गेट में, तो 0 या 1 पे फिक्स हो गया ना, और इनपुट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो डिसेबल इनपुट है। मतलब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, मतलब या फिर एक कांस्टेंट पे फिक्स होगा, उस पर A और B की वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो वो हो जाएगा। फिर फॉर एंड गेट अपन ने देख लिया कि डिसेबल इनपुट 0 होता है, इनेबल इनपुट 1 होता है। अब और गेट देखेंगे, और गेट अपन ने देख लिए। SOP लिखेंगे तो SOP में 1 वाली टर्म लिखते हैं समीशन 1 to 3 पाई 0। पाई लिखना ईजी है तो पहले पाई अपन इससे लिख लेंगे, A प्लस B लिख दिया, ये हो गया। इसमें कम टर्म है उसको यूज़ करो, 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स इररिलेवेंट, मतलब अगर A और B की जगह B और A रखे तो सेम आएगा। ये अपन ने रख के देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एसोसिएटिव लॉ 2 का एसोसिएट करके और आगे बढ़ के बचे के करेंगे और सेम ही आए तो एसोसिएटिव। जैसे ABC था तो अगर पहले A इंटू B करे और फिर उसका C से करे तो सेम आना चाहिए। जैसे मैंने पहले B और C का करा, और गेट है, B प्लस C आया, फिर उसमें A कर दिया तो A प्लस B प्लस C। इट मीन्स वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टी इनपुट ऑल ऑपरेशन यूजिंग 2 इनपुट एंड गेट्स। अपन को बनाना क्या था, A प्लस B प्लस C बनाना था, तो पहले B प्लस C बनाया, उसमें A जोड़ दिया तो वही तो आया, ठीक है। इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर और गेट, तो कंट्रोल इनपुट पहले अगर 0 लगाया और A और B लगाया तो A प्लस B प्लस 0 इक्वल टू A प्लस B, मतलब A और B पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इनेबल इनपुट है। और अगर 1 लगा दूंगी तो A प्लस B प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैंने 1 लगाया तो A प्लस B प्लस 1 हो जाएगा और A प्लस B प्लस 1 आएगा, तो मतलब ये फिक्स हो गया, तो ये डिसेबल इनपुट है, 1 इसका डिसेबल होगा। फिर डिसेबल मेकिंग 8 फंक्शनली परफॉर्म में कर देगा।
डिसेबल में गेट फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डिसेबल अगर हो गया तो गेट फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो एक कांस्टेंट में फिक्स हो गया, उसकी फंक्शनैलिटी चली गई। इफ़ एनी ऑफ इनपुट लाइन इज एट लॉजिक 1 देन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट लाइन्स आउटपुट विल बी एट लॉजिक 1। आउटपुट विल बी 0 ओनली इफ ऑल द इनपुट लाइन्स टुगेदर विल बी एट लॉजिक 0। हाँ, अगर और गेट में कोई भी एक इनपुट अगर 1 हुआ तो पूरा आउटपुट 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 + एनीथिंग इक्वल टू 1। और अगर आउटपुट 0 हो रहा है, मतलब सारे 0 रहे होंगे तभी हो रहा है। अब आते हैं दो मेन गेट्स पे, एक्सॉर और एक्सनॉर। एक्सॉर में ए एक्सॉर बी होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। इट इज़ डिफाइंड फॉर 2 इनपुट ओनली। एडिशन ऑपरेशन ओनली डिफाइंड फॉर 2 गेट्स। एडिशन ऑपरेशन ओनली डिफाइंड फॉर 2 गेट्स। ये सिर्फ 2 गेट्स के लिए डिफाइंड होता है, 3-4 के लिए नहीं होता है। एक्सॉर इक्वल टू 2 नॉट 2 एंड और एक और। एक्सॉर इक्वल टू 2 नॉट 2 एंड और एक और। जैसे ये 1 नॉट 2 और 2 एंड और एक और। तो ये 2 नॉट लगाए, 2 एंड लगाए और एक और लगाया, ठीक है। अब इनको ये दिया है ए एक्सॉर बी प्लस सी, ए प्लस बी एक्सॉर बी प्लस सी। तो पहले एक का इधर पे बार, फिर एक का उधर पे बार। ए बार एक्सॉर बी अगर दिया है तो ए बार बार डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी आर, जो भी है। ये हो गया। इसकी अपन ने बनाई ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बना देंगे, भर देंगे तो आ जाती है। फिर इसकी एसओपी और पीओएस टर्म्स लिखी, ठीक है। एसओपी में ऐसा दिखता है और पीओएस में कैसा दिखता है कि जब पीओएस में दोनों कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म साथ में हो और ये वाली सिंपल वाली टर्म साथ में होता है, वो एक्सॉर होता है। और अगर एसओपी में दोनों एक तरफ साथ में हो, कॉम्प्लीमेंट वाली, और एक तरफ वैसे हो, तो वो एक्सनॉर होता है। कम्यूटेटिव लॉ, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, पोजिशन ऑफ वेरिएबल्स इज इररिलेवेंट। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ए और बी, ए एक्सॉर बी और बी एक्सॉर ए। एसोसिएटिव लॉ, मल्टी इनपुट एक्सॉर इज नॉट डिफाइंड बट स्टिल डिफाइन करने के लिए किया गया। इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मल्टी इनपुट एक्सॉर। होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ डिफाइंड टू कैलकुलेट मल्टी इनपुट एक्सॉर ऑपरेशन। एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, लेकिन मल्टी इनपुट एक्सॉर डिफाइंड नहीं है, बट स्टिल डिफाइन कर दिया गया कि इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। अपन ने मान लिया कि होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। क्यों? क्योंकि अपन को डिफाइन करना था, कैलकुलेट करना था मल्टी इनपुट एक्सॉर ऑपरेशन। उसको करने के लिए अपन ने ये बोल दिया कि इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी अगर है तो उसको मैं ए एक्सॉर बी करके फिर उसको एक्सॉर सी कर सकती हूँ अपन ने, क्योंकि बोला है कि वो होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ। तो पहले अगर मैं ए एक्सॉर सी एक्सॉर बी करूँगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे कर सकते हैं यहाँ वहाँ। तो जिस हिसाब से जो भी दिया होगा उससे कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सॉर गेट, ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0 होता है, ए एक्सॉर ए बार इक्वल टू 1 होता है। ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0 होता है, मतलब सेम में 0 होता है और अलग अलग में 1 होता है। खुद के कॉम्प्लीमेंट से एक्सॉर इक्वल टू 1। अब एक्सचेंज प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर ए एक्सॉर ए 0 है तो ए एक्सॉर 0 ए होगा। ये याद रखना चाहिए मुझे, ए एक्सॉर ए 0 है तो ए एक्सॉर 0 ए होगा। ए बार डॉट 0 प्लस ए इंटू 0 बार इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी सीखा है। ए एक्सॉर 1 ए बार होगा, क्यों? क्योंकि ए एक्सॉर ए बार जो है वो 1 होता है, तो एक्सचेंज प्रॉपर्टी से ए एक्सॉर 1 इक्वल टू ए बार हो गया, ठीक है। exchange property, if a XOR b equal to c given, then a XOR c equal to b and c XOR b equal to a और b XOR c equal to a। अगर a XOR c equal to a XOR, इसकी जगह मैंने रख दिया a XOR b, तो a XOR a XOR b, तो a XOR a कितना हो गया? 0 XOR b, b XOR 0 b, b XOR 0 b, b XOR 0 b। तो इससे अपन को ये पता चला कि वो ही आ गया, तो प्रूफ हो गई ना। ए XOR c इक्वल टू बी प्रूफ करना था, अपन ने कर दिया। इस सी की जगह ए XOR बी रख दिया तो उससे प्रूफ हो गया। अपन को अगर दे दिया जाए कि ए XOR ए ऐसे करके n टाइम्स है, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ए, देन आउटपुट इक्वल टू 0 फॉर n इवन और आउटपुट इक्वल टू a फॉर n ऑड। ये अपन करके देख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। ए XOR ए 0 आएगा, फिर 0 XOR ए फिर ए आ जाएगा, तो मतलब 2 पे अगर ए XOR ए करेंगे, एक बार एक XOR करा तो 0 आया। अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है?
आउटपुट इक्वल टू 0 फॉर n इवन। अच्छा n a के टाइम्स है, n अपना एक्सॉर का टाइम्स नहीं है। यहाँ पे जब एक एक्सॉर आया तब 2 a आ चुके हैं, तो जब 2 a है एक एक्सॉर है तो वो 0 आएगा, और अगर 3 a है, a एक्सॉर a 0 एक्सॉर a तो वो n ऑड आएगा। ये ध्यान रखना है कि वो n नंबर ऑफ a है, एक्सॉर के नंबर नहीं है। बफर इन्वर्टिंग बफर यूजिंग एक्सॉर, जैसे कि अपन ने इसको डाला a एक्सॉर 0 इक्वल टू a एक्सॉर 1 इक्वल टू a बार, तो कंट्रोलिंग इक्वल टू 0। अगर कंट्रोलिंग इनपुट अपन ने 0 डाला है तो बफर की तरह एक्ट करेगा, अगर कंट्रोलिंग इनपुट 1 डाला है तो इन्वर्टिंग बफर की तरह एक्ट करेगा। ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोलिंग इनपुट चेंज कर देंगे। बोथ आर इनेबल इनपुट्स, और ये दोनों इनेबल इनपुट्स, मतलब डिसेबल कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 0 और 1 नहीं है, दोनों इनेबल कर रहे हैं उसको, मतलब चलने देने सर्किट को जिस हिसाब से चलना है उसको। और कंट्रोलिंग इनपुट 0 और 1 अपन रखेंगे, अपन को इन्वर्टिंग बफर चाहिए बफर के हिसाब से, ठीक है। उस पर डिटरमाइन होगा उससे कि कैसे क्या यूज़ करना है। अब जैसे एग्जांपल दिया है ए एक्सॉर, अब ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर ऐसे क्वेश्चन होते तो कैसे सॉल्व करना है, अगर अपन को हर उसमें एक कुछ टर्म्स दिख रही है एक्सॉर के अंदर, तो अब क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है। अगर जैसे ए बी सी अपन को या फिर किसी भी फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में जैसे भी अगर बहुत सारी टर्म्स में दिख रहे हैं, तो पहले ट्रिक ये है कि तो सारे ए वाले पहले साथ में कर देंगे, ए एक्सॉर ए बार, और फिर अपन को पता है कि ए एक्सॉर ए 0 होता है, तो 0 एक्सॉर ए बार इक्वल टू फिर वो ए बार ही आ जाएगा, क्योंकि 0 एक्सॉर ए होता है। ये हो गया, ये अपन ने ए वाले कर ली। अब सारे बी वाले कर लो, सारे सी वाले कर लो। बी एक्सॉर बी बार, बी एक्सॉर बी बार एक्सॉर बी बार, ठीक है। तो बी एक्सॉर बी 0 हो गया, और बी बार एक्सॉर बी बार भी 0 हो गया, तो 0 एक्सॉर 0 भी 0 ही होगा। फिर सी वाले करेंगे, सी बार एक्सॉर सी बार एक्सॉर सी बार एक्सॉर, हाँ, तो सी बार एक्सॉर सी जो होगा वो होगा 1, और सी बार एक्सॉर सी भी 1 होगा, और 1 एक्सॉर 1 0 हो जाएगा। ए बार एक्सॉर 0 एक्सॉर 0 ए बार, हाँ। तो जैसे जिसका भी तीनों का रिजल्ट आया, जैसे ए का ये वाला आया, बी का ये वाला आया, ये वाला आया, ए का ये वाला आया, और सी का ये वाला आया, तो अपन इन तीनों को आपस में एक्सॉर कर देंगे। ये जो रिज़ल्ट आएंगे उन तीनों को भी आपस में एक्सॉर करना है, तो ये सेम वालों को पहले ऑपरेट करेंगे और फिर जो आया उसको साथ में एक्सॉर कर देंगे। एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, ऑल्सो डिफाइंड फॉर 2 इनपुट्स, ए एक्सनॉर बी, और इसका आउटपुट ये होता है। और ये कैसे बनता है, 2 नॉट 2 एंड और एक और, 2 नॉट 2 एंड एक और, ये आउटपुट लिख लिया अपन ने ऐसे ही। ए बी एक्सॉर बी सी करेंगे तो ऐसा आएगा, ये ठीक है। अब मान लो अपन को दे रखा है, नहीं तो ठीक है वो है, इसमें अपन ने देखा कि 0 और 3 1 वाले और 1 और 2 0 वाले, SOP में 1 वाले लिखते हैं, POS में 0 वाले लिखते हैं। तो एक्सॉर का बार इक्वल टू एक्सनॉर होता है, ये लिख लिया ये लिख लिया। अपन ने देखा कि ए एक्सॉर बी जो होता है वो ए एक्सनॉर बी का बार होता है। कम्यूटेटिव लॉ पोजीशन ऑफ वेरिएबल्स इज इररिलेवेंट, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है ए एक्सनॉर बी इक्वल टू बी एक्सनॉर ए। एसोसिएटिव लॉ देखेंगे तो अपन अज्यूम करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, जबकि होता नहीं है, क्योंकि अपन को मल्टी इनपुट एक्सनॉर डिफाइन करना है, इसलिए अपन ये मान के चलेंगे कि 2 इनपुट एक्सनॉर से अपन मल्टी इनपुट एक्सनॉर बना सकते हैं, इसलिए वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो अज्यूम कर लिया अपन ने, तो ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी है, तो पहले ए एक्सनॉर बी करके फिर उसको एक्सनॉर सी कर सकते हैं, ऐसे ये भी कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अपन की ए एक्सनॉर ए 1 होता है, उसमें ए एक्सनॉर ए जो होता है वो 0 होता है, और ए एक्सनॉर ए जो है वो 1 होता है। ए एक्सॉर ए बार 1 होता है, और ए एक्सनॉर ए बार 0 होता है, और इसी को अपन एक्सचेंज प्रॉपर्टी लगा करके कर सकते हैं। अब ए एक्सनॉर ए बार अगर अपन को दिया है तो वो 0 आएगा, ए एक्सनॉर ए 1 आएगा। एक्सचेंज प्रॉपर्टी ए एक्सनॉर बी अगर सी है तो ए एक्सनॉर सी बी होगा, मतलब इन दोनों को बदल दिया, फिर इन दोनों को बदल दिया, और फिर इसको इधर बदल के इसको इधर बदल दिया। जैसे ए एक्सनॉर सी प्रूव कर रहे हैं अपन इसको, ये कैसे एक्सचेंज प्रॉपर्टी सही है। तो अगर ए एक्सनॉर सी दिया है तो मैं सी की जगह ए एक्सनॉर बी लिख सकती हूँ। जैसे अगर मुझे ए एक्सनॉर सी दिया है तो मैं इस सी की जगह ए एक्सनॉर बी लिख सकती हूँ, तो ए एक्सनॉर बी हो जाएगा। तो
ए एक्सनॉर ए 1 होगा, उसका एक्सनॉर बी से, तो 1 एक्सनॉर बी बी हो जाएगा। ऐसे ही ये है। तो अगर n टाइम्स हो जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ़ a है, तो जो a एक्सनॉर a है, क्योंकि नंबर ऑफ़ a इसमें 2 है, ठीक है। फॉर n इवन, जब n इवन होगा मतलब जब इवन नंबर ऑफ़ a's होंगे तो 1 आएगा। और अगर जब n ऑड होगा तो फिर इसका मैं आगे करूँगी। अगर जैसे मान लो ये 1 आया तो 1 एक्सनॉर a फिर से a आ जाएगा। तो ये हो गया बफर इन्वर्टिंग बफर यूजिंग एक्सनॉर। अब एक्सनॉर से बनाना है। अगर अपन कंट्रोलिंग इनपुट 0 देंगे तो a एक्सनॉर 0 a बार आएगा और a एक्सनॉर 1 a आएगा। तो अभी उल्टा है, इसमें 0 से अपना इन्वर्टिंग बफर बन रहा है और 1 से बफर बन रहा है, जबकि पिछले वाले में एक्सनॉर में 1 से इन्वर्टिंग बफर बना था और 0 से बफर बना था। ये हो गया। अगर अपन को क्वेश्चन दिया है ऐसा बड़ा वाला जैसे पहले किया था वैसा, सारे ए वाले एक तरफ करेंगे, फिर सारे बी वाले करेंगे, फिर सारे सी वाले करेंगे। तो ए एक्सनॉर ए 1 हो गया, फिर बी एक्सनॉर बी एक्सनॉर बी, बी एक्सनॉर बी एक्सनॉर बी, ये आ गया सी एक्सनॉर सी, ये आ गया। तो इन दोनों का 1 आएगा, इन दोनों का बी एक्सनॉर बी आएगा 1, 1 एक्सनॉर बी आएगा बी, सी एक्सनॉर सी आएगा 1। ऐसे कर दिया। और फिर आ गया अपना बी, 1 एक्सनॉर बी आएगा बी, 1 एक्सनॉर बी आएगा बी। और पता नहीं मैंने इसको ये क्यों लिखा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये होमवर्क क्वेश्चन थे ना। वैसे ये भी वैसे से ही करना है। ए एक्सनॉर ए बार एक्सनॉर ए बार, ए एक्सनॉर ए बार एक्सनॉर ए बार, ये वाला एक्सॉर इन दोनों के बीच में, और फिर ये, फिर तीनों को सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा। लेक्चर 17 कंबाइंड इनपुट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर। अगर अपन ए बार एक्सॉर बी लेते हैं तो ये ए बार बार इंटू बी करके ए एक्सनॉर बी आ जाएगा। मतलब ए बार एक्सॉर बी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। और ये अपन को पता है, जैसे आगे अपन ने पढ़ा है कि जो ए एक्सॉर बी है इसमें अगर पूरे पे किसी पे बार होता है तो वो इक्विवेलेंट होता है कि किसी एक पे बार लग जाए। और ये जो होता है ये तो होता ही ए एक्सनॉर बी है। तो जैसे अगर मुझे दिया है, तो अगर मुझे दिया है ए एक्सॉर बी बार, ठीक है, तो ए एक्सॉर बी बार को भी मैं ए एक्सनॉर बी लिख सकती हूँ। अगर मुझे दिया है ए बार एक्सॉर बी बार तो ए डबल बार डॉट बी बार करके ए एक्सॉर बी आ जाएगा, क्योंकि इवन बार से वही दोबारा आ जाता है। अपन ने आगे पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे। अब जैसे ए बार एक्सनॉर बी दिया है, तो ए बार एक्सनॉर बी दिया है, तो ए बार एक्सनॉर बी दिया है तो ए बार बी प्लस वो करके ए एक्सॉर बी आ जाएगा। जैसे अपन एक्सॉर में कर सकते हैं ना कि अगर ए बार एक्सनॉर बी मुझे दिया है तो इसका ये बार पूरे के ऊपर के इक्विवेलेंट है, मतलब ये ए एक्सनॉर बी का होल बार के इक्विवेलेंट है, जो कि होता ही कितना है, ए एक्सनॉर बी होता है। ये प्रूफ हो गया अपना। अगर मुझे ए एक्सनॉर बी बार दिया है तो इसका बी का बार पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ए एक्सनॉर बी का बार मतलब ए एक्सनॉर बी आएगा। अब अपन को दिया है ए बार एक्सनॉर बी बार, तो इसका एक बार पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो वही आ जाएगा, तो ए एक्सनॉर बी आ जाएगा। इसका मतलब ए एक्सनॉर बी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी का बार और ए एक्सनॉर बी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी का बार। ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी, ट्रू और फॉल्स। अगर ये वेरीफाई करना पूरी तो टेबल ही बनानी पड़ेगी, y1 y2 फॉर ऑल वैल्यूज़ लिखो, प्रूव कर लो, पता कर लो कि ये क्या आएगा। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि y1 इक्वल टू y2 फॉर ऑल वैल्यूज़ होगा तभी आएगा। अगर y1 इक्वल टू y2 फॉर ऑल वैल्यूज़ होते हैं तब 3 टर्म और SOP में 1 2 4 7, तो वो या तो एक्सॉर या एक्सनॉर। एक्सनॉर डिफरेंट में 0 एक्सॉर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस ऑन इनपुट साइड ये डिपेंड करता है। अगर टोटल नंबर ऑफ नहीं सॉल्व कर रहे हैं अपन ने तो हो गया 3 टर्म और SOP में 1 2 7 7, तो या तो एक्सॉर या एक्सनॉर। ठीक है, बाहर में जाए 1 एक्सॉर 0 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 है, 1 एक्सॉर 0 1 होगा, एक्सॉर 1 एक्सॉर 1 1 एक्सॉर 1 0 होगा, 0 एक्सॉर 1 फिर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। फिर अपन ने ये देखा 1 एक्सनॉर 0 एक्सनॉर 1 एक्सनॉर 1, 1 एक्सनॉर 0 0 होगा, 0 एक्सनॉर 1 फिर 0 होगा और फिर एक्सनॉर 1 फिर 0 होगा। एक्सनॉर डिफरेंट में 0 एक्सॉर डिफरेंट में 1,
ये अपन ने देख चुके, 1 XOR 1 XOR 0 XOR 0, ठीक है। 1 XOR 1 0, 0 XOR 0 फिर 0, और फिर ये 0 आएगा तो फिर XOR 0 फिर 0, तो ये आ गया। और इसमें देखें अगर 1 XOR 1, इसमें भी सेम जो वो है वही लिया है अपन ने, इसमें अपन ने ठीक है वही लिया है, तो 1 आ गया इसमें। इसमें क्या आ रहा है, 0 आएगा, ये आया, तो इसमें यहाँ पे फाइनली आया 1 XOR 0 आएगा 1। ये 0 आया, ये भी 0 आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस ऑन इनपुट साइड अगर ऑड हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऑड थे तो आउटपुट 1 आएगा XOR के लिए। और अगर टोटल नंबर ऑफ वंस ऑन इनपुट साइड अगर 0 हुए हैं, मतलब अगर इवन नंबर्स ऑफ 1 हुए, इवन नंबर ऑफ वंस हुए जैसे ये दोनों, तो आउटपुट 0 आएगा। XOR के लिए अपने पास एक ये फाइनल रिलेशन है कि अगर XOR गेट है और उसमें अगर इनपुट साइड में टोटल नंबर ऑफ 1 जो है वो अगर ऑड है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर ऑड है तो आउटपुट 1 आएगा, इवन है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर ऑड 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर इवन 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। अब ये XOR के लिए तो हो गया था, अब XNOR के लिए इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है, इवन नंबर ऑफ वंस पे 1 देगा। अब इसमें डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स कितनी है। उसमें अपन ने ये नहीं पूछा था कि इनपुट लाइन्स कितनी है, उसमें अपन बस ये था कि अगर इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो 1 आएगा, नहीं ऑड नंबर ऑफ 1 होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। इसमें देखेंगे इनपुट लाइन्स कितनी है, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है तो इवन नंबर ऑफ 1 पे 1 देगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स है तो ऑड नंबर्स ऑफ 1 पे 1 देगा। XOR बाय डिफ़ॉल्ट ऑड नंबर ऑफ 1 सर्च करेगा और ऑड नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स के लिए XNOR भी ऑड नंबर ऑफ 1 सर्च करेगा। हाँ, जैसे XOR जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑड वाले ही सर्च करेगा क्योंकि उसको ऑड पे 1 देना है, और जो XNOR है अगर ऑड इनपुट लाइन्स होगी तो वो ऑड पे 1 देगा। तो इसीलिए जब 3 इनपुट लाइन्स पे देखते हो, 3 इनपुट लाइन्स का अगर इनपुट है तो XOR और XNOR सेम आता है। XOR ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ टोटल वंस ऑन इनपुट साइड देखता रहती है, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स ऑन वन साइड आर ऑड इन नंबर, आउटपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। XNOR में इफ इनपुट लाइन्स आर इवन इन नंबर देन XNOR गेट सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ वंस, that is if total number of ones on input side is even number then output is 1, otherwise output is 0. If input lines are odd in number then XNOR gate search for odd number of ones. ठीक है, ये हो गया। that is of total number of ones on input side are odd in number then output is 1, otherwise output is 0. therefore for odd number of input lines XOR equal to XNOR. A XOR B XOR C equal to ये होता है और A ये होता है, ठीक है। एंड फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट लाइंस नहीं होता है, वो बार होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। XOR इक्वल टू XNOR का बार और XNOR इक्वल टू XOR का बार, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ XOR एंड XNOR। अगर A XOR B का बार है तो वो A XOR B के बराबर होगा इक्वल टू A बार XOR B के बराबर होगा इक्वल टू A XOR B बार के बराबर होगा। ये कैसे होता है पता, जैसे ये है इसका कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर है तो ये तो A XOR B होगा, लेकिन ये जो पूरा कॉम्प्लीमेंट है ये किसी एक भी वेरिएबल के ऊपर आ सकता है। जैसे पूरा कॉम्प्लीमेंट हटा के सिर्फ A के ऊपर लगा दो, A बार XOR B, हटा के पूरा सिर्फ B के ऊपर लगा दो तो ये A XOR B बार बन गया। इसमें भी वही है, पूरा हटा के किसी एक पे लगा दो, पूरा हटा के किसी एक पे लगा दो, और ये तो ये होता ही है। होल कॉम्प्लीमेंट हटा के किसी एक पे लगा सकते हैं, उस पे से भी हटाना है तो बदल दो XOR से XNOR। जैसे A XOR B XOR C पे होल बार था, मैंने उसको A बार XOR B XOR C कर दिया। अब अगर मुझे ये भी हटाना है तो इसको हटा के मैं यहाँ पे उल्टा कर दूँगी तो ये A डॉट B XOR C बन जाएगा। और इसकी जगह फिर मैं अगर मुझे A पे नहीं लगाना B पे लगाना तो B पे लगा दो तो यहाँ डॉट बन जाएगा, C पे लगाओगे तो यहाँ डॉट बन जाएगा। नंबर ऑफ़ XOR XNOR सेम है तो वेरिएबल्स के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नंबर ऑफ़ जैसे जो भी बीच में जितने भी लगे XOR XNOR कुछ भी अगर वो सेम है तो फिर वेरिएबल्स के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मुझे दिया है A XOR B XOR C, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि इसका जो
ये वाला कॉम्प्लीमेंट था, ये मैंने नीचे वाला हटा के ए पे लगा दिया, तो वो ए बार एक्सॉर बी एक्सॉर सी बना। और उस बार को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सनॉर कर दिया, तो ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी हो गया, डॉट बन गया। तो पूरे कॉम्प्लीमेंट किसी भी एक पे ला सकते हैं, तो ऐसे मैं इस पे एक पे लाई और फिर मैंने उसको बदल के ऐसा कर दिया। फिर इसको भी आगे सॉल्व कर दिया मैंने, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मैं इस पे ले आई, इस पे लाई, फिर उसका इसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये बन गया। और अगर मैं बी पे लाती तो ए एक्सनॉर बी बार एक्सनॉर सी बनता, तो ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी यहाँ से भी प्रूव हुआ कि 3 वेरिएबल के लिए सेम आता है, इसीलिए ये दोनों सेम हो गए। दोनों इसका दोनों आंसर आए इसके, मतलब 3 के लिए सेम होता है। अब ये देखेंगे, अगर ए एक्सनॉर बी, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, इसका कॉम्प्लीमेंट हटाया और इस पे लगा दिया पूरे पे, ए एक्सनॉर बी बार के ऊपर ही लगा दिया पूरा। नहीं, या फिर मैंने ऐसा करा है कि मैंने, हाँ, ये वाला कॉम्प्लीमेंट हटाया, ये वाला हटाया, एक बार के ऊपर आया, बार के कार हटाने के लिए ये डॉट चेंज कर दिया, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी बार कर दिया, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ये बड़ा वाला है और पूरे पे भी है। इसको हटाने के लिए, नहीं, पहले इसको हटाया, इसको हटा के सी पे लगा दिया, तो ये ऐसा बन गया। फिर इसको हटा के डी पे लगा दिया, तो डी सिंपल बन गया। अब ये बन गया, तो अपन को पता है कि ये जो होता है ये इसके बराबर होता है, 3 इनपुट के लिए सेम होता है, तो ये बन गया, हैंस प्रूव्ड। 4 वेरिएबल के एक्सॉर और एक्सनॉर से कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये पता चल गया अपन को। फिर कॉम्प्लीमेंट अगर हटाएं, जो ऊपर लगा है तो एक चेंज, इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट में सेम ही वापस आ जाता है। तो काउंट टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट काउंट कर लो, कहीं भी हो, किधर भी हो, सब काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 कॉम्प्लीमेंट है, ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो 1 आ जाएगा। इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट है तो सबका मिला के एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बाकी जितने बच्चे सब लिख देंगे। जैसे ये था, सारे कॉम्प्लीमेंट आके सब हटा दिए, बस ए एक्सॉर बी एक्सनॉर सी एक्सॉर डी लिख दिया, सारे कॉम्प्लीमेंट आके सिर्फ सिंपल लिख दिया और उसके पूरे के ऊपर एक लगा दिया, क्योंकि 5 थे, ऑड नंबर थे, इसलिए एक लगा दिया। अब वो अपन एक किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने वो एक हटा के सी बार पे लगाया है, सी बार पे हटा, उसका सी को हटाने के लिए यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये बन गया। इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो बिना किसी कॉम्प्लीमेंट के सबको जैसा है वैसा लिखते हैं, सबको जैसा है वैसा लिख दिया। अब 2 प्रॉपर्टीज़ होती है अपने पास, अगर ऐसे एक्सनॉर में ऐसे यहाँ पे एक टर्म है, दूसरी टर्म है और तीसरी टर्म उसकी प्रोडक्ट है, तो आंसर में उसका सम आ जाता है। और अगर तीसरी टर्म उसकी सम है तो आंसर में उसका प्रोडक्ट आ जाता है। ये एक्सॉर में भी होती है, एक्सॉर में भी होती है, काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है।